हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ कीर्ति सागर। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी। जैसे कि आपको पता है क्लास 7 की एनसीईआरटी का पार्ट 2। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव बस्तियां, परिवहन परिवहन एवं संचार। तो देखिए इसमें हमें बेसिक पढ़ना है कि बस्तियां क्या होती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पर बस्तियां। देखिए जहाँ मानव रहता है या अपना आवास करता है, ठीक, आवास जहाँ बनाता है उस जगह को बस्तियां कहते हैं। बस्तियां जो होती हैं आपकी वो 2 टाइप की होती हैं। एक होता है आपका स्थायी बस्तियां और दूसरी होती हैं आपकी अस्थायी बस्तियां। स्थायी बस्तियां वो होती हैं जहाँ मानव परमानेंटली रहने के लिए अपना घर बनाता है, ठीक। अस्थायी बस्तियां वो होती हैं जैसे आपको पता होगा जो चरवाहे जो होते थे या घुमंतू जो बंजारे होते थे, उनका कोई पर्टिकुलरली घर नहीं होता था, ठीक। तो वो क्या करते थे, वो तंबू बनाते थे, ठीक। उनको कहते हैं अस्थायी बस्तियां। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे चरवाहे क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में वो मैदानों में आ जाते हैं और गर्मी के मौसम में वो पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ उन्हें चरागाह मिलती है। तो वो वहाँ पे घर तो नहीं बनाते, ठीक। तो जहाँ वो रुकने के लिए अपना इंतज़ाम करते हैं, रुकने के लिए टेम्परेरी घर बनाते हैं, उनको बोलते हैं अस्थायी घर। तो अस्थायी घर से मिलकर जो बनती है वो होती हैं अस्थायी बस्तियाँ, ठीक। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक परिवहन। एक चीज़ और, अस्थायी जो बस्तियाँ होती हैं वो मेनली वो लोग करते हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास यही कि गर्मियों के मौसम में मैदानों में चले आना और सर्दियों के मौसम में मैदानों में चले आना और गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर चले आना, ताकि उन्हें उनका रोजी रोटी जो है वो ठीक से चलती रहे। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिवहन। पहले देखिए परिवहन के साधन नहीं थे तो मानव को एक जगह से जाने में बहुत टाइम लगता था दूसरी जगह जाने में। क्यों? क्योंकि वो पैदल जाता था या जानवरों पे चल के जाता था। आज परिवहन के बहुत सारे जो है आपके पास तरीके हैं। तो परिवहन को देखिए मेनली 4 पार्टों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका सड़क मार्ग। पूरी दुनिया में सड़क मार्ग जो है वो सबसे ज़्यादा है। इनमें क्या कर होते हैं, बहुत सारी जनसंख्या इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाती है। ये चीप होते हैं और इजीली बनाए जा सकते हैं, मैदानों में भी पहाड़ों पे भी। आप देखेंगे तो पहाड़ों पे भी आजकल बहुत ऊंची ऊंची सड़कें भी बनाई जा चुकी हैं। जैसे उन्हीं में से एक है लेह मनाली राजमार्ग, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मार्ग है। उसके बाद आता है आपका रेल मार्ग सॉरी, रेल मार्ग जो है आपका, ये देखिए ये लंबी दूरी के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहता है। ये सस्ता होता है और इसमें सारी सुविधाएं होती हैं। इससे क्या होता है, जो मनुष्य है वो एक जगह से दूसरी जगह आवागमन ईजी इसका हो जाता है। भारत का जो रेल मार्ग का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन, जो आपका कहाँ है, रूस में, ये दुनिया का सबसे लंबा जो है रेल मार्ग है। फिर आता है आपका जलमार्ग। जलमार्ग देखिए बहुत पुराने समय से ही जलमार्गों का यूज होता रहा है। 1498 में जलमार्ग की खोज की थी भारत के किसने, वास्को डी गामा ने। तो जलमार्ग बहुत पहले से ही यूज होते रहे हैं। ये रेल मार्ग से भी सस्ते पड़ते हैं और इन्हें जो लंबी दूरी के लिए होते हैं ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। जलमार्ग आपके 2 टाइप के होते हैं। जलमार्ग आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अंतर्देशीय, दूसरे होते हैं आपके समुद्री। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्देशीय जलमार्ग आपके वो होते हैं जो आपकी नदियों में होते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो जलमार्ग है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त जलमार्ग है इंडिया में।
समुद्री जलमार्ग वो होते हैं कि हमें एक देश से दूसरे देश में अगर जाना हो तो हम समुद्र के रास्तों का यूज़ करते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह का समुद्र के रास्ते पास में और हमें बहुत सारा माल ले जाना है तो हम समुद्री रास्तों का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है हमारा वायु मार्ग। वायु मार्ग के पे क्या चलते हैं, जैसे प्लेन, हेलीकॉप्टर्स वगैरह। वायु मार्ग जो होते हैं वो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हर इंसान उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इनकी वजह से क्या है, टाइम हमारा बहुत कम होता है। पहले जहाँ हमें 7-8 दिन लगते थे जाने के लिए, वहाँ ये बहुत ही कम समय में पहुँचा देते हैं। तो वायु मार्ग देखिए क्या होते हैं, महंगे होते हैं। ये ऐसी जगहों पर ईजिली पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपका रेल मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग ईजिली नहीं जा पाते। ठीक, तो इसलिए वायु मार्ग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर आता है टॉपिक संचार। संचार देखिए आपको पता है आज दुनिया जो है, जैसे कहते हैं ना, दुनिया एक छोटी सी जगह बन के रह गई है, या आप कह सकते हैं दुनिया में सब लोग वेल कनेक्टेड हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज यहाँ पे बैठे बैठे आप अमेरिका फ़ोन कर सकते हैं। तो यही क्या है, यही संचार है कि यहाँ की बातें आप कम्युनिकेशन वहाँ पे कैसे पहुँचा पा रहे हैं, या उनकी बातें हम तक कितनी जल्दी आप पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो संचार के माध्यम में आपको पता है सैटेलाइट उसमें यूज़ होते हैं, उपग्रह यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन आजकल हर जगह आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं आपके संचार के साधन। आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानव और पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। मानव अपने पर्यावरण के साथ कैसे क्रिया करता है, कैसे उसका रहन सहन हो जाता है, इसमें हम वही पढ़ेंगे। आपका है टॉपिक अमेजन बेसिन में जीवन। बेसिकली अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अमेजन जो है नदी तंत्र बहता है। ठीक, ये देखिए अमेजन बेसिन जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पड़ता है आपका। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में ये बेसिन आपका पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन इसमें बहती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। जलवायु देखिए क्या है, यहाँ की बहुत ही ज़्यादा आर्द्र और नम है। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत हाई रहता है, कभी भी बारिश बिना चेतावनी के हो जाती है। ये वन इतने सघन हैं, ये वन इतने ज़्यादा सघन है कि इन वनों के जो धरातल है, जो ज़मीन है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती। ठीक, इसकी वजह से ये वन बहुत ज़्यादा सघन रहते हैं। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया होता है, यहाँ पे कभी भी बारिश होती है और वर्ष भर लगातार बारिश यहाँ पे होती है। उसके बाद आता है विश्व के बड़े सर्प, जैसे एनाकोंडा। एनाकोंडा जैसे सर्प यहाँ पर पाए जाते हैं, जो विश्व में सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद आता है देखिए ये इतने सघन वन है और इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसीलिए इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। पृथ्वी के फेफड़ों की इन्हें संज्ञा दी गई है। 30% ऑक्सीजन लगभग जो जितनी भी दिखती है आपको, उसमें से अमेजन वनों का जो योगदान है वो 30% का है। आजकल इनमें भी आग लगने की घटनाएं होती जा रही हैं, इसकी वजह से ये वन भी आजकल चिंता के दायरे में आते जा रहे हैं। देखिए पौधों में यहाँ पे ऑर्किड एवं ब्रोमेलॉइड जैसे पौधे मिलते हैं। ये जो ब्रोमेलाइड पौधा होता है, ये अपनी पत्तियों में जल संचित कर लेता है और मेंढक जो है उसमें अंडे दे देते हैं। फिर आते हैं आपके यहाँ पे टूकन, गुंजन, चींटीखोर जैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं। स्लॉथ भी उनमें होता है। फिर आता है आपका यहाँ पे मछलियों की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जिसमें पिरान्या प्रमुख है। उसके बाद आता है कि जो वहाँ के निवासी हैं वो क्या करते हैं, या वो अपना जो है रोजी रोटी कैसे करते हैं, कैसे कमाते हैं। तो देखिए जो पशु हैं, जो आपके मनुष्य हैं, जो मेल हैं, वो क्या करते हैं, वो मछली मारने चले जाते हैं, और जो वहाँ की फीमेल्स हैं वो कर्तन एवं
दहन पद्धति का यूज करके फसल करती हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति क्या होती है, देखिए इसमें वो क्या करते हैं कि किसी भी जमीन को वहाँ से पेड़ काट के उसको जला देते हैं और फिर क्या होता है, जो राख में जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ पे फसल करते हैं। कुछ सालों करने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह को ऐसे साफ करते हैं, तो उसको कहते हैं कर्तन एवं दहन पद्धति। इसकी वजह से कभी कभी जंगलों को बहुत नुकसान होता है। फसलें देखिए कैसे उगाते हैं, ये टैपियोका, इसको कसावा, पाइनएप्पल जैसी ये फसलें उगाते हैं। ठीक, फिर आता है इनका फिर ये जो है मैनियोक भी उगाते हैं। ये कसावा की तरह होता है बेसिकली, जैसे आलू होता है जमीन के अंदर उगाया जाता है, वैसे ही ये उगाया जाता है मैनियोक। और शकरकंद, चींटियों के अंडकोश भी ये खाते हैं। उसके बाद आता है कि इनके जो घर होते हैं वो लकड़ी के घर रहने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, और कई जगह बड़े बड़े अपार्टमेंट भी होते हैं। फिर आता है इनका, जिसको बोलते हैं, जो लकड़ी के अपार्टमेंट होते हैं, इसका नाम भी लिख लीजिए, मलोका। ठीक, इनकी जो छत होती है वो ढालू छत इनकी होती है। फिर देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो उपोष्ण प्रदेश में पड़ता है, बेसिकली 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो धान मेनली रूप से उगाते हैं। धान और मछली, चावल और मछली यहाँ का प्रमुख भोज्य है। उसके अलावा ये लोग गेहूँ, गन्ना, चना, मटर जैसी फसलें भी उगाते हैं। जूट भी जो है उगाते हैं। चाय जो है, चाय के बागान वो आपको पश्चिम बंगाल और असम में मिलते हैं। यहाँ के जो लोग हैं देखिए जो है ये, क्योंकि ये हिमालय के पास पाया जाता है तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है। नम प्रदेश होते हैं ये, लेकिन भूमध्य रेखीय प्रदेश से यहाँ पे जो है बारिश वो कम होती है। बारिश जो होती है वो एक पैटर्न पर आधारित होती है। मानसून के टाइम में बारिश होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर कि यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं, देखिए चीड़, पीपल, पतझड़ और सदाबहार वन दोनों तरह के पाए जाते हैं। सदाबहार वन हिमालय की तरफ पाए जाते हैं ऊंचाई पर जाने के लिए, लेकिन चीड़ जैसे पर जो है यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा ये कहाँ पाया जाता है, असम, और जैसे बाघ इत्यादि जानवर यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। गंगा देखिए जो मैदानों में जाती है तो चाप झील बनाती है। चाप झील क्या होता है, आपको अगर आप इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। यहाँ पे बहुत जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वृक्ष क्या होते हैं, सॉल्ट सैलाइन वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक, मैंग्रोव सुंदरबन डेल्टा इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो मैंग्रोव की ही एक प्रजाति है। और देखिए यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है। इसको बोलते हैं सुसु।
ये डॉल्फिन देखिए क्या होती है, अंधी होती है, तो क्या करती है, ये रेडियो एक्टिव वेव की वजह से अपना भोजन पहचानती है। कुछ बहुत बड़ी बड़ी सिटी जो है वो गंगा नदी के किनारे हैं, जैसे उनमें है एक काशी, हरिद्वार और आगरा जो यमुना के किनारे है, जो गंगा की ही एक सहायक नदी है, कानपुर इत्यादि। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ प्रदेश है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जलोढ़ मिट्टी द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए हमारा इसमें है प्रेरी घास स्थलों में या प्रेरी घास स्थल, प्रेरी घास स्थलों में जीवन। तो देखिए प्रेरी क्या होता है, जैसे ये समतल और मंद ढलान वाले मैदान होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं ये बेसिकली, मंद ढलान वाली छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ। प्रेरी जो है ये वृक्ष विहीन है, मतलब इसमें पेड़ नहीं है। इसकी जो घास होती है वो 2 मीटर तक ऊंची हो जाती है। प्रेरी देखिए, जब आप कभी प्रेरी देखें, कभी कभी पिक डाल के देखिएगा गूगल पे, तो ऐसा लगता है जैसे ये घास के महासागर हो। यहाँ के जो निवासी हैं, ये घास बहुत पौष्टिक होती है और यहाँ पे जंगली भैंसा पाया जाता है जिसको कहते हैं बाइसन। प्रेरी के जो निवासी हैं उनको कहा जाता है रेड इंडियन। ठीक, प्रेरी देखिए इसे जो है विश्व का अन्न का कटोरा भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मक्का और जो आपका गेहूं है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रेरी में जो जानवर पाए जाते हैं, देखिए प्रेरी कुत्ते उनमें से एक है। और प्रेरी जो होती है, यहाँ पे जो एक पवन चलती है स्थानीय, जिसका नाम है चिनुक। ये गर्म पवन है। जब बर्फ जम जाती है तब चिनुक चलती है, तो बर्फ पिघलने लगती है और हरी घास आने लगती है। जैसे कि प्रेरी को पता है आपको, फर्स्टली सेकंड जो है यहाँ पे मक्का यहाँ की क्या है, प्रमुख फसल है। दूध उत्पादन भी यहाँ पे बहुतायत में होता है और ये खनिज प्रदेश भी है, इस वजह से औद्योगिक प्रदेश भी है। इसके किनारे जो है शिकागो जैसे शहर जो है वो प्रेरी के अंदर बसे हुए हैं। दूध उत्पादन देखिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे घास पाई जाती है, उसकी वजह से जानवर पाले जाते हैं। जो मवेशियों के रहने की जगह होती है रैंच, और इनकी जो रैंचों की रखवाली करते हैं उनको बोलते हैं काउबॉय। आज तो प्रेरी जो है इसको भी जो है साफ कर दिया गया है और इसके जगह आप लोग प्रेरी की घास जो हटाकर उसको क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं, जो बहुत ही दुखद है। तो प्रेरी घास स्थल के बारे में थोड़ा हम लोग और देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पर आएंगे। प्रेरी में देखिए जो इक्का दुक्का पेड़ मिलते हैं वो है आपके सरपत के पेड़, जिसे विलोकी कहते हैं। विश्व में सबसे अच्छा क्रिकेट का बल्ला जो होता है वो विलो का बनाया जाता है और पॉपुलर जैसे पेड़ प्रेरी में पाए जाते हैं। इसका जो अपवाहन करता है या करती है वो है आपकी मिसिसिपी नदी। प्रेरी में वार्षिक वर्षा जो होती है 50 सेंटीमीटर से अधिक होती है। फिर आता है कि आपका जो प्रेरी है ये कोयले एवं हीरे के लिए भी फेमस है। जी, कोयले एवं हीरे की यहाँ पे खाने पाई जाती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेल्ट। नेक्स्ट है हमारा वेल्ट। वेल्ट घास के मैदान। देखिए वेल्ट जो नाम दिया था वो डचों ने दिया था। पश्चिम में ये जो वेल्ट घास स्थल है, इसके पश्चिम में क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। 600 से 1100 मीटर तक के पठार पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, पठार जिसे आप कह सकते हैं। जो अपवाहन करती हैं नदियाँ वो कौन सी है इसकी, ऑरेंज एंड लिम्पोपो। ठीक, अपवाहन जो नदियाँ करती हैं वो है ऑरेंज और लिम्पोपो। यहाँ पे देखिए शेर चीता जैसे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ का
जो फर्स्ट जो उद्योग है वो कह सकते हैं आप यहाँ पे भेड़ पालन प्रमुख है। क्यों? जो ये भेड़ पालते हैं वो कौन सी प्रजाति की होती है? मैरिनो। मैरिनो भेड़ की प्रजाति दुनिया में सबसे अच्छी होती है। ये मैरिनो भेड़ पालते हैं किसके लिए? ऊन उत्पादन के लिए। तो ऊन उद्योग यहाँ का क्या है? नंबर 1 पे है। सेकंड जो उद्योग है वो है यहाँ पे दुग्ध उत्पादन। ठीक, फिर फिटनेस में आगे वेल्ड देखिए, यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है? गेहूँ, मक्का जैसी फसलें होती हैं, कुछ नकदी फसलें भी होती हैं यहाँ पे जैसे कपास इत्यादि। उसके बाद देखिए ये खनिज के लिए जो ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे सोना, हीरा, कोयला इत्यादि यहाँ पे जो है खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या? जोहान्सबर्ग जो है साउथ अफ्रीका में है, इसको कहा जाता है विश्व की स्वर्ण राजधानी। वनस्पति होती है वो यहाँ पे विरल होती है, ज़्यादा सघन नहीं होती है। बबूल और भारोला एक पेड़ की प्रजाति होती है, वह यहाँ पे बहुतायत में पाई जाती है। अब बात करते हैं अगर जलवायु की, तो देखिए यहाँ पे शीत ऋतु जो होती है उसमें रहता है 5 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जुलाई जो होता है वो है यहाँ का सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा माह क्या है यहाँ पे? जुलाई। तो बेल्ट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे या इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेगिस्तान में जीवन। देखिए इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका सहारा। जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्या है? गर्म मरुस्थल है, नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है? लगभग 11 देशों में इसका विस्तार है। यहाँ पे देखिए ये वैसे तो जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पे बालू पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बालू के साथ साथ बजरी के भी जो है बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है जैसे कि आपको पता है बहुत दिन यहाँ पे बहुत गर्म होते हैं। टेम्परेचर जो दिन का है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पहुँच जाता है और रातें यहाँ पे अत्यधिक ठंडी होती है। कितनी? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक यहाँ पर चला जाता है। जैसे कि आपको पता है गर्म मरुस्थल है तो यहाँ पे क्या है? वर्षा कम होती है और यहाँ पर जो जनजाति है वो पाई जाती है आपकी बेदुइन एवं तुआरेग। पशुपालन इन लोगों का जो है वो मेन है। तो फर्स्ट इनका जो प्रथम उद्योग क्या है वो है दुग्ध उत्पादन, खाल इत्यादि वगैरह, खाल बेचना, ये सारे काम भी ये करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कैक्टस, खजूर, एकेशिया जैसे पेड़ पाए जाते हैं और जैसे ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं छिपकली, सांप वगैरह, चूहे, वो सब यहाँ पे पशु पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं मरुद्यान पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या होते हैं? देखिए कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी भी जगह की हवा उड़ जाती, हवा जो है वो बालू उड़ा के ले जाती है, तो जो पानी होता है वो ज़मीन पर आ जाता है, ठीक सतह पर आ जाता है। तो उसके आसपास खजूर के पेड़ उगाते हैं, उसको कहते हैं मरुद्यान। और यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन के समय बहुत आंधी धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो इसके लिए जो लोग हैं आगे वो भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि वो धूल भरी आंधियों से बच सके। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे जब से तेल की खोज हुई है सहारा में, तब से ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। यहाँ पे मैंगनीज, यूरेनियम जैसे खनिज भी पाए गए हैं। तो ये था सहारा रेगिस्तान। अब पढ़ते हैं कोई शीत मरुस्थल। अब
देखते हैं जरा लद्दाख में जीवन। लद्दाख देखिए क्या है आपका, ठंडा रेगिस्तान है। नॉर्थ में है इसकी काराकोरम और साउथ में क्या है इसकी जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी, उनके बीच में है क्या आपका लद्दाख। ये देखिए यहाँ पे बारिश क्या होती है वो बहुत कम होती है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। अगर आपने मानसून बारिश वगैरह पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। ला का देखिए मतलब होता है, दो वर्डों से मिलकर बना है, ला और दाख। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश। यहाँ पे जो पशु मिलते हैं वो यॉक जैसे पशु हैं। पशु ये दूध वगैरह के लिए, ऊन वगैरह के लिए इनका यूज़ करते हैं। रॉबिन जैसी चिड़िया यहाँ पे या पक्षी, और फिर रॉबिन जैसे पक्षी यहाँ पे मिल जाते हैं, रॉबिन कहते हैं। और देखिए क्या है कि यहाँ पर जो एक चीज़ है वो ये कि जो यहाँ के लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो पर्यटन है। और यहाँ पे जो जातियाँ पाई जाती हैं, धर्म है, दो धर्मों के लोग रहते हैं मेनली, मुस्लिम एवं बौद्ध। पर्यटन जो है यहाँ के लोगों का मेन वो क्यों है जो है पेशा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बौद्ध मठ पाए जाते हैं। ठीक, और जो अपनी गोम्पा प्रणाली में होते हैं। गोम्पा क्या होता है, जो पारंपरिक बौद्ध मठ होते हैं उनमें क्या होता है, मेन वो होता है, तो उसमें जो पारंपरिक प्रणाली होती है उसको कहते हैं गोम्पा। ठीक, उसके बाद आता है यहाँ पर सलजम जैसी फसलें यहाँ के जो लोग हैं वो उगाते हैं। सलजम, मटर, सेब जैसी फसलें उगाते हैं। वर्षा कम होती है, ये आपको पता ही है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और शीत ऋतु में ये -30 डिग्री तक चला जाता है। कुछ जो मठ हैं यहाँ पे प्रमुख हैं, जिनमें है आपका मठ कौन से प्रमुख है, हेमिश, थिक्से, शे और लामायुरु। बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है, लगभग वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर पर ईयर के अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो ये देखिए शीत जो है मरुस्थल है और यहाँ पे ज़िंदगी बहुत टफ होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से। ये क्या करते हैं कि इतनी जो लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड रिसोर्स हैं उनके पास, उसमें भी ये जीते हैं और चीज़ें जो है वेस्ट नहीं करते हैं। रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मुझे लगता है पहले यहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि ये लोग कैसे जीते हैं। ठीक, तो हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। 7th क्लास के NCERTs के साथ ही आपकी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।